जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे कि आज के दौर की। लेकिन मैं जब भी पढ़ रही थी ये बात कि आज के दौर की बात नहीं, ये हर दौर की बात है कि हर इंसान चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो वो खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं। साफ जिल्द, अच्छे बाल और उससे भी ज़्यादा आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग हो, अट्रैक्टिव हो, ये हर कोई चाह रहा होता है। आखिर इंसान, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंसान किसी भी एज में, किसी भी वक्त में, किसी भी तरीके से सिर्फ खूबसूरत ही नज़र क्यों आना चाहता है? क्या ये फितरी ख्वाहिश है या फिर आजकल हमारी जो सोसाइटी है उसका दबाव है? और खूबसूरती की दौड़ में हमारी जहनी सेहत जो है वो कहाँ पीछे छोड़ दी है हमने? हमें ये लगता है ना कि हर वक्त खूबसूरत नज़र आना है, चाहे हम रियल लाइफ में कितने ही बिल्कुल सिमटे हुए हों और उस तरह से खूबसूरत ना नज़र आ रहे हों, या अगली कह लें इसको, अगली दिखना तो कोई पसंद ही नहीं करता। लेकिन बात यही है, क्या हमारी जो खूबसूरती है वो हमारी जहनी सेहत पर और हमारे एंटायर लुक जो है वो हर चीज़ पे असर डालती है या नहीं? इस बारे में बात करेंगे। और अगर खूबसूरत नज़र आना हर एक का हक है तो किस तरह खूबसूरत रहा जा सकता है? इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट हैं, पहले मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ है डॉक्टर बिलाल शम्स, आपको पता है कि एस्थेटिक फिजिशियन हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिलाल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू सो मच। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप स्टूडियो में आते हैं और फिर स्टूडियो में बैठ के बात करना ही एक अलग चीज़ होती है। मानूर GTV का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और वो वक्तन फ़ौक्तन मुझे मुख्तलिफ स्किन रिलेटेड टॉपिक्स पे बुलाते हैं। अच्छा, अभी जो मैंने ये बात शुरू की कि खूबसूरत नज़र आना कि फितरी ख्वाहिश है या ये है ही शुरू से, ये मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अभी मैं कितना ही तैयार हो जाऊं, उसके बाद मैं जब जाऊंगी ब्रेक में, सबसे पहला मेरा सवाल सबसे ये होगा, मैं अच्छी लग रही थी, मैं प्यारी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी? लाइक, या तैयार हो के आप कहीं जा रहे हो, बाहर निकल लेंगे तो घर में सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो। आप बताएं, आप पूछते हैं ये सवाल? मैं इस बात से शुरू करूँगा कि कहते हैं ना कि इन अल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह पाक खूबसूरत है और ख़ूबसूरती पसंद करता है। तो अल्लाह पाक ने कायनात खूबसूरत बनाई है, अल्लाह पाक ने नेचर को खूबसूरत बनाया, इंसान को खूबसूरत बनाया, हमारे सारे फीचर्स, इसमें एक सिमेट्री रखी, एक तवाज़ुन रखा है। तो खूबसूरती जो है ना वो नेचर का हिस्सा है। और फिर खूबसूरती के साथ थोड़ा बहुत बनाव श्रृंगार या सफाई, आप सफाई कह लें, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो खूबसूरत रहना एक तो ज़रूरी भी है। दूसरा ये कि आप देखें ना, अगर कोई आप किसी को सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, जब वो खूबसूरत होता है ना तो आप ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। खूबसूरती आंखों को अच्छी लगती है, इंसान को अच्छी लगती है और वक्त की ज़रूरत भी है ना। और आप देखते हो कि घरों से लेके ऑफिसेस तक हर जगह हमें तो स्कूल से ही बताया जाता है कि साफ़ सुथरे हो के आया करें, बाल सीधे करके आया करें, नाखून काट के आया करें। स्कूल से ही एक हमारी एक ग्रूमिंग शुरू हो जाती है और फिर वो ग्रूमिंग लाइफ का हिस्सा बन के रह जाती है। इनिशियली इवन ये जो मैरिड कपल्स होते हैं वो बड़े बन ठन के घूम रहे होते हैं अच्छा दिखने के लिए, शादी के दिन अच्छा दिखना है, फिर इवेंट्स में अच्छा दिखना है। मैं तो कहता हूँ ज़िंदगी के हर रोज़ को आपने खूबसूरत बना के उसमें अच्छा दिखना है। आपने ऐसी ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि आप काम भी करें और अच्छा भी ना दिखें। आप अच्छा भी दिखें, अच्छा भी पहने, अच्छा, असल खुशबू लगाएं, खूबसूरती क्या है डॉक्टर सुन्नत बिलाल? भी है। वो तो तो बिल्कुल ये सारे काम जो है ना खूबसूरती रिलेटेड मेरे ख्याल से ये होने चाहिए। ठीक है, तो असल खूबसूरती आपकी नज़र में क्या है? जी, ये एक ऐसा सवाल है क्योंकि जो आप एक बहुत एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। मैं अगर पैसा खर्च अपीयरेंस करके की लोग बात आपसे करूं तो खूबसूरती लेते अपीयरेंस हैं। तो आप समझ लेंगे कि अपीयरेंस से खूबसूरती, वैसे खूबसूरती जो है ना वो एक एक बहुत बड़ा आप एक स्पेक्ट्रम है। उसमें आपकी पर्सनालिटी भी आ जाती है, उसमें आपके स्किल्स भी आ जाते हैं, उसमें आपकी जो इनर बीइंग है, आपका जो कैरेक्टर है, सब कुछ का एक मजमुआ है खूबसूरती। डॉक्टर साहब, अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे मर्द जी हजरात की। मर्द हजरात को अपनी जो वाइफ है उनसे क्या कंप्लेन होती है, क्या वो डिमांड करते हैं? क्योंकि जो ऑफिस में आप लोग जाते हैं, आप देखते हैं जी इतने तैयार हुए हुए आपके कलीग हैं सब, जब घर आते हैं तो आपकी बेगम आपको जिस हुलिये में मिलती हैं, लेकिन मैं उनकी इसलिए फेवर कर रही थी कि जाहिर बात है वो किचन में काम कर रही जी होती है, हाँ, बच्चों को देख रही होती जी है, हाँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सारी वो टैकल कर रही होती हैं। तो कल मेरे उसमें पास अब आप बात करें इस पे। कल मेरे पास क्लिनिक एक कपल आया, तो उसमें हस्बैंड ने बताया कि डॉक्टर साहब इनको कहें कि कुछ तैयार हो। मैंने कहा कैसे, आप क्या क्या गिला है? कहते मैं जब घर से छोड़ के जाता हूँ वापस आता हूँ वैसी की वैसे होती है।
ना कोई तैयारी होती है, मेरा भी तो हक है ना। तो ये गिला मैंने सुना और बेगम से, उसने कहा मैं तो बच्चे पाल रही हूँ, मैंने तो किचन में ये काम कर रहा है, मैंने तो, लेकिन कहने का मकसद ये, वो जो ज़िंदगी का अपना एक एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, वो जो एक कपल्स में इंटीमेसी, उसमें मेरे ख्याल से अपना ख्याल रखना भी बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप ख्याल नहीं रखेंगी या हस्बैंड ख्याल नहीं रखेगा अपने आप का, अपने वेट दोनों का, का ही है अपने बिल्कुल ये चीज, अपेयरेंस बिल्कुल का, जी बैलेंस। दोनों का। कोई बंदा बता रहा था कि जब हमारी शादी हो रही थी तो अब मेरा वेट सपोज 65 था और वाइफ का वेट 60 था। अब मेरा वेट अभी भी 65 है और वाइफ का वेट जो 80 केजी हो गया। ख्याल नहीं रखती हैं, देखें मेरा भी तो इसके ऊपर हक है। तो दोनों का एक दूसरे के ऊपर हक है, चाहे वो एक फैमिली हो, उसमें दोनों को अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है, अपने वेट को, अपने अपीयरेंस को, अपने स्किन को, अपने बालों को, अपना जो बैरूनी अपीयरेंस है उसको, अपार्ट फ्रॉम जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, चाहे वो घर के अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, चाहे वो एक ऑफिस रिलेटेड या जॉब रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, तो खूबसूरत दिखना, फिट रहना, हेल्दी रहना, एक्सरसाइज करना, डाइट का ख्याल रखना, चाहे मर्द हो या जी, चाहे मर्द हो या औरत हो, दोनों को। ठीक है डॉक्टर बिलाल, आजकल हम ये देख रहे हैं कि जो मर्द हजरात हैं उनमें स्किन ट्रीटमेंट्स और हेयर ट्रीटमेंट्स का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्या ख़वातीन भी इसी तरह डिमांडिंग हो गई हैं बहुत ज़्यादा, बीवियाँ, कि हमारे हस्बैंड जो है खूबसूरत से खूबसूरत नजर आए? वरना पहले तो होता है जैसे हैं ठीक है, अच्छा है, ऐसे ही रहें, ऐसा भी था ना अब मर्दों के अंदर मेरे ख्याल से ये सेंस ज़्यादा डेवलप हो गया है एज कम्पेयर टू पहले। हम कहते थे ना फीमेल्स ही जो है अपना ख्याल रखती हैं और बन सवर के रखती हैं, झुर्रियों को ठीक कर रही होती हैं, फेस के अंदर, हाँ, फेस रिलेटेड, एज रिलेटेड जितनी भी फेशियल चेंजेस है उसको करेक्ट कर रही होती हैं। अब मर्द हजरात भी अपना ख्याल रख रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव चेंज है और होना चाहिए। अब सिर्फ एक जेंडर तक महदूद रखना, मेंटेनेंस। डॉक्टर बिलाल, इससे हमें कंप्लेन नहीं है, ये हम भी चाहते हैं कि इस तरह ही हो, मर्द हज़रात भी अपने पोसीदा तवज्जो दें। ये बताइए, क्या ये ट्रीटमेंट्स वगैरह करा के एजिंग को कंट्रोल किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। किस हद तक? जी, एट द एज ऑफ 20 जब हम 20 साल के होने लग जाते हैं तो उसके बाद कोलेजन प्रोडक्शन, कोलेजन एक प्रोटीन है जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है स्किन को, बोन्स को और बाकी मसल्स वगैरह को। तो 1% कोलेजन प्रोडक्शन कम होता जाता है हर साल, और अगर हम 40 के हो जाते तो 20% रिड्यूस हो जाता है कोलेजन प्रोडक्शन, यानी एजिंग चल रही है। 20 के बाद बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, दांतों के अंदर आपके मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, और ये एजिंग प्रोसेस चल रहा होता है बैकग्राउंड में। एजिंग की गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है, लेकिन हम साथ साथ उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। हम ऐसे ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम बालों से शुरू करें तो उसका इलाज अगर हम टाइमली शुरू करें तो फिर काफ़ी हद तक हम गंजेपन को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आए हुए हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट से लेके इंजेक्टेबल्स तक, उसके बाद सर्जिकल ऑप्शंस हैं। इसी तरह आपके स्किन रिलेटेड बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिसमें एजिंग चाहे वो किसी भी नौइयत की हो, फेस में एजिंग बड़ी कॉमन है, कुछ लोगों को अर्ली शुरू हो जाती है, रिंकलिंग शुरू हो जाती है, स्किन थिन हो जाता है, लटक जाता है। ये जो स्किन के अंदर जो आपके फैट कंपार्टमेंट्स हैं, इनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है। पहले फैट्स जो चीक्स के अंदर फुलर चीक्स होते हैं, उसके बाद ये चीक्स खाली होना शुरू हो जाते हैं, और आपका जो लोअर चिन है इस एरिया पे चीक की फैट की डिपोजिशन हो जाती है। इसी तरह फैट के नीचे जो आपका मसल लेयर है वो ढीला हो जाता है, कॉलर है, कॉल ले लेते हैं, देखते हैं वो जी, आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं। हमारे साथ हैं याहिया साहब हैं कराची से। कैसे हैं याहिया साहब? ठीक हैं आप? सुबह खैर, क्या पूछेंगे? डॉक्टर बिलाल हमारे साथ हैं। सुबह खैर, बड़े दिन बाद आपसे बात जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी तरह समझा रहे हैं। देखिए, मेरे दो क्वेश्चन हैं डॉक्टर साहब से। जी, एक तो डॉक्टर मेरा सवाल ये कि मैं हमेशा, मेरी स्किन इज वेरी हार्ड, यानी अगर गर्मी में मेरी स्किन भी बहुत हार्ड रहती है और बिल्कुल उस पर कोई ज्यादा क्रीमें असर नहीं करती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये पूछना है कि मेरी हार्ड स्किन पे मुझे क्या यूज करना चाहिए, क्योंकि उस पर आम चीजें असर नहीं कर रही होती और वो मुझे फिर, क्योंकि वो हार्ड होने की वजह से
उसके अंदर इसकी हो जाते हैं, गर्मी में भी अगर मैं जीन्स वगैरह पहनूं तो मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको मेरे इरिटेट करती है मेरे जी तो ये सवाल। जी दूसरा सवाल ये कि आजकल आपको भी पता है कि बहुत स्टैटिक क्लिनिक खुले हुए हैं, हर किसी ने खोल लिया है। अब होता है कि जब आप जब भी करवाते हैं ट्रीटमेंट स्टैटिक कहीं से भी बहुत सारी जगह बहुत सारे लोग क्वालिफाइड नहीं होते और वो बगैर सोचे समझे ट्रीटमेंट कराते उनका चेहरा अच्छा होने की वजह बिगड़ जाता है। राइट ये एक बड़े सेंसिटिव फील्ड है, इसके लिए लोगों के पास इतने हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ने खोली, इनके पास कुछ अवेयरनेस नहीं होती और करवा लेते हैं और बड़े उनको ब्यूटीफुली उनको कन्विंस किया जाता है, लेकिन एट द एंड रिजल्ट में उनका चेहरे में भी खराबी आती है। तो इसके बारे में आप कुछ फरमाइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया है साहब कॉल करने के लिए। आपके दोनों सवाल के जवाब लेते हैं। जी डॉक्टर बिलाल, सबसे पहले तो उनकी स्किन बहुत हार्ड है जिसकी वजह से वो कहते हैं कि ऐसी कौन सी जो है चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे बेहतर स्किन हो। और दूसरे उन्होंने कहा कि हर जगह एस्थेटिक क्लिनिक खुल गए, नहीं पता किससे ट्रीटमेंट करवानी, लेकिन अगर करवा ली है और गलत आप खुदा ना खास्ता किसी हाथों में पड़ गए तो फिर जो आपका हाल होता है। जी बड़ा इम्पोर्टेंट दोनों जो आपका वो है। एक आपने स्किन के हार्डनेस की बात की कि स्किन थिक हो गई है, स्किन जो है ना अमूमन ऐसे कंडीशंस में स्किन के अंदर जो आपके सेबेशियस ग्लैंड्स है वो हाइपरट्रॉफी हो जाते हैं, स्किन मोटी होना शुरू हो जाती है, ख़ुसूसन कुछ ऐसे कंडीशंस है जिसमें और ऐसे लोगों को जो है ना जो सीबम प्रोडक्शन है या ऑयल प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। और भी फैक्टर्स हैं जैसे हाइपोथायराइडिज्म में उसमें स्किन जो है ना हाइपोथायराइड पेशेंट्स में उनमें स्किन मोटी हो जाती है, ज़ुबान मोटी हो जाती है, बाल खुरदरे हो जाते हैं। तो ये तो देखना पड़ेगा, पूरा एक फिज़िकल एग्जामिनेशन के बाद ही हम उस नतीजे पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि स्किन जो है आपके अंदरूनी सेहत की एक तरह से आप यूं कह ले कि उसका आईना है। बिल्कुल, जो बॉडी के अंदर चल रहा है वो आपके स्किन पे अपेयर होना शुरू हो जाता है। जब हम पाकिस्तान की जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है जिसे हम FCPS कहते हैं, उस डिग्री के अंदर हम पहले 2 साल मेडिसिन में गुजारते हैं। अगर हम मेडिसिन रिलेटेड स्पेशलिटीज़ में करते हैं, डर्मेटोलॉजी में करते हैं, यानी 2 साल हम अंदरूनी बीमारियां पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो पल्मोनोलॉजी हो, चाहे वो इंडोक्राइनोलॉजी हो, हार्मोन्स रिलेटेड हो, चाहे कार्डियोलॉजी, हमारी रोटेशंस होती हैं जी, सारा मेडिकल में पढ़ना पड़ता है। फिर नेक्स्ट 3 इयर्स हम डर्मेटोलॉजी में पढ़ते हैं, रहते हैं और वहाँ पे रेजिडेंसी करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक क्वालिफाइड बंदे को, एक क्वालिफाइड डॉक्टर को बाहर निकलने के लिए ये सारी चीज़ें, सारी सिस्टमिक डिसऑर्डर्स का एक खुलासा जो है ना वहाँ से गुजर के फिर वो अपनी स्पेशलिटी में जाता है। ये सारा ये मेरा उस कॉन्टेक्स्ट में दूसरे सवाल के जवाब के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप जब भी किसी एस्थेटिक क्लिनिक जाएं, सबसे पहले ये पूछें कि बंदा या बंदी डॉक्टर तो है ना, क्योंकि आपको अपीयरेंस से कहाँ पता चलेगा कि फलाना गुड लुकिंग है, अच्छे कपड़े पहने हैं और वो क्लेम कर रहे हैं कि वो डॉक्टर है, होता नहीं है। इसके लिए एक आसान हल है, आप PMDC की वेबसाइट पे किसी का भी नाम सर्च करके उनका बाय नेम भी आ जाता है, बाय PMDC नंबर भी, उसकी सारी क्वालिफिकेशंस आ जाती हैं, तो उसका जो क्लेम होता है वो आपको पता चल जाता है कि वेदर ही और शी इज जेन्युइन और नॉट। बिल्कुल, ये एक बात है। दूसरी बात, हमारी जो हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एस्थेटिक क्लिनिक्स, हमारा मुल्क है ना, प्यारा मुल्क है, हमारे अपने लोग हैं, पेशेंट्स भी हमारे हैं, डॉक्टर्स भी हमारे हैं, तो कम से कम वो अपनी रेगुलेटरी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको थोड़ा टाइट करें और ऐसे लोगों को ना बैठने दे जो डॉक्टर्स नहीं हैं। बिल्कुल। और एस्थेटिक्स तो 2 ही स्पेशलिटीज़ का काम है, डर्मेटोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जन जो है वो सर्जिकल एस्पेक्ट को ज़्यादा कवर करते हैं और आपका डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो बेसिकली आपके नॉन सर्जिकल एस्पेक्ट और थोड़ी बहुत मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज में वो कर रहा होता है। तो उनकी डिग्रीज चेक करें, MBBS बहुत अच्छा आपने तरीका बता दिया, नहीं किया, उसने FCPS किया है, उसने कोई डिप्लोमा किया है, DDerm किया है, नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको ऑनलाइन आराम से PMDC की वेबसाइट पे मिल जाती है। जब आप ऑनलाइन की बात करें तो ऐसी ऑनलाइन से थोड़ा रिलेट करती हूँ सोशल मीडिया को। अभी मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगी। सोशल मीडिया जो है आजकल जो खास तौर से यंगस्टर्स हैं उनके सेल्फ इमेज को बहुत मुश्किल में डाल रहा है। फिल्टर्स के बगैर कोई तस्वीरें नहीं होती, कोई वीडियोस नहीं होती, फेक दुनिया है सारी, फेक प्रोफाइल्स तक हैं। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।
जी, आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम। और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर बिलाल शम्स से मैं पूछ रही थी कि डॉक्टर बिलाल, सोशल मीडिया पे हम देख रहे होते हैं कि इतना ज़्यादा उस पे जो वीडियोस होती हैं वो वायरल हुई हुई हैं, फिर सोशल मीडिया से हमारा सेल्फ इमेज, खास तौर से वो लोग जो फ़ौरन कॉपी करने की कोशिश करते हैं, स्लैब्स को देख रहे होते हैं, सेलिब्रिटीज़ जो है मुख्तलिफ उस तरह नज़र आ रहे होते हैं, सब अच्छा अच्छा लग रहा होता है। फिर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो चीज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं, फेयरनेस क्रीम है या कोई भी ऐसी ब्यूटी हैक्स हैं, उनको हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद क्या रिजल्ट हमें वो नहीं मिल रहा होता, क्योंकि वो तो आपको सोशल मीडिया पे दिख रहा है ना। क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले तो ये बताएं, बहुत सारे स्लैब्स ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल अपने आप को तबाह भी कर लिया। जी, सोशल मीडिया जो है ना वो एक ड्यूल एज वर्ड है। उसके अपने प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया एक तरफ से आपको अवेयरनेस भी करता है और दूसरी तरफ से आपको मिसलीड भी कर रहा होता है कुछ जगहों पे। आपने सेलिब्रिटीज़ की बात की, सेलिब्रिटीज़ का भी ज़ाहिर है एक इमेज जो है ना, एक अच्छा इमेज उनकी ख्वाहिश होती है कि वो जाए और लोग उनको पसंद करते रहें। अगर इनिशियली कर रहे थे तो जारी रखें। अब कुछ सेलिब्रिटीज़ इसमें लकी होती हैं, उनको अच्छे डॉक्टर्स मिल जाते हैं, उनको अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट मिल जाते हैं, और कुछ बेचारों और बेचारियों को नहीं मिल पाते। अब मिसाल के तौर पे हमारे पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिशियंस हैं, उनको अच्छे डॉक्टर्स मिले हैं, वो मेंटेन अच्छा कर रहे हैं। कुछ हमारे आर्टिस्ट्स हैं, जैसे फैसल रहमान, मैं स्कूल जाता था तब भी वो वैसे जवान दिखता था, और अब मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ तब भी फैसल रहमान वैसे तो ही है। अच्छे डॉक्टर मिल गए, अच्छा डॉक्टर मिला है उसको, और वो अपना मेंटेनेंस अच्छा कर रहे हैं। कुछ हमारे जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं, ऐश्वर्या राय है, उसका फेस काफ़ी चेंज हो चुका है। इसके अलावा सुष्मिता सेन है, और बहुत सारे ऐसे फिगर्स हैं जो कुछ साल पहले कुछ दिखते थे, अब उनके फेशियल अपीयरेंसेस जो है ना वो टोटली डिफरेंट हो चुके हैं। तो एक अच्छा डॉक्टर मिलना, एक अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट मिलना, ये भी एक खुशकिस्मती है, मैं ये कहूँगा। सही जी ठीक है। और मैं जो बात करूँ फेयरनेस क्रीम, फेयरनेस का अभी तक लोगों को क्रेज़ है। आज भी वो चाहते हैं कि बस गोरे नजर आए, ट्रीटमेंट करवा के या फिर कोई भी क्रीम इस्तेमाल करके। तो क्या कहेंगे इस पर आप? मानूर, इससे फेयरनेस के चक्कर में ना लोग बर्बाद कर अपना लेते हैं चेहरा अपनी ख़राब स्किन। कर जाते हैं। लोग समझते हैं कि सिर्फ सफ़ेद होना ही खूबसूरती है। दरअसल आपका जो हेल्दी स्किन है वो मैटर करता है, वो चाहे जिस भी रंगत में हो आप, स्किन हेल्दी होना चाहिए, स्किन को फ्लॉलेस होना चाहिए, उस पर दाने शाने ना हो, उस पर गैर ज़रूरी बाल, फीमेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ना हो, उस पर खड्डे ना हो, उस पर जो है ना आपके उस पर स्किन लटकी ना हो, उसमें खड्डे जो आपके बाकी जो डिसफिगरमेंट्स हैं वो ना हो। तो असल चीज़ तो ये है, लोग सिर्फ कलर फेयर करने के चक्कर में ऐसी क्रीमें मल लेते हैं जिससे स्किन पतली हो जाती है, सुर्ख हो जाती है, बाहर आप निकल नहीं सकते, सन एक्सपोजर पे आपका स्किन जलने लगता है, आपके स्किन पे छोटी छोटी रगें आना शुरू हो जाती है जिसको हम टेलेंजेक्टीजियाज कहते हैं, और बहुत सारे अनवांटेड हेयर्स नाक के ऊपर, आपके चीक्स के ऊपर, आपका फेस भर जाता है गैर ज़रूरी बालों से। तो वो क्या है, वो साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं टॉपिकल स्टेरॉइड्स की, मरकरी के। तो कोशिश करें इस तरह की कोई जी, क्रीमें वगैरह इस्तेमाल अपनी ना तरफ करें। से कुछ जी, ऐसा ना करें, डॉक्टर और साहब, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जो है ना ऑन बोर्ड रखें। बिल्कुल, लेकिन अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को। डॉक्टर साहब, बात करूंगी जब बालों का जिक्र आया, फेस की तो आपने फेशियल हेयर्स की तो बात की, लेकिन जो हेयर ट्रीटमेंट्स की बात मैं करूंगी, बालों की ट्रीटमेंट करवाना, कहते हैं कि आजकल बहुत अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, आपने कई बार बताया भी है। ये बताइए, अगर एक बार ट्रीटमेंट करवा लें तो क्या फिर आपके बाल गिरना, झड़ना और फिर उनकी ग्रोथ जो है वो होती है कि नहीं होती, या फिर रुक जाती है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एक मिसकंसेप्शन है लोगों का कि हमने एक बार ट्रांसप्लांट बालों का करा लिया, हमने एक बार एक्सोसोम करा लिया तो हमारी जान छूटी। ऐसे नहीं है, आपको कंटिन्यूसली बालों का ख्याल रखना पड़ता है, मेंटेनेंस करनी पड़ती है। वो मेंटेनेंस कभी आपको फार्माकोलॉजिकल यानी दवाओं की शक्ल में, कभी इंजेक्टेबल्स यानी एक्सोसोम्स और पीआरपी की शक्ल में, कभी ट्रांसप्लांट, कभी कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। यानी मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने दो बार ट्रांसप्लांट कराया होता है और वो फिर गंजे हो रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये जो हेयर फॉल है ना, ये चल रहा है, ये एजिंग प्रोसेस है, ये बैकग्राउंड में चल रहा है। ट्रीटमेंट से इसको कम किया जा सकता है, जी, रोका जा आपने सकता है। मेंटेनेंस करना है। अगर बाल चाहिए तो मेंटेनेंस मस्ट है, डॉक्टर साहब, हर चीज को मेंटेनेंस अक्सर लोग चाहिए। कहते हैं, खासतौर से मर्द हज़रात, हेलमेट पहनना, कैप पहनना, उससे बाल टूटते हैं। क्या ये सही बात है, इससे बाल टूटते हैं या सेफ होते हैं?
हेलमेट पहनना, टोपी पहनना, पगड़ी पहनना और ख़वातीन में पौनी टाइट बांधना, जी ये सारी चीज़ें ये ट्रैक्शन एलोपेशिया कर सकती हैं। आपके जो बाल खिंचाव की वजह से फ्रंट से कम होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बाल टूट सकते हैं। अब मेरे ट्रैफिक पुलिस वाले हजरात नाराज़ ना हो, लेकिन बालों के ऊपर हमें अल्लाह पाक ने हेलमेट के बगैर पैदा किया है। हमें अल्लाह पाक ने जो नेचुरली जिस तरीके से पैदा किया है वो डिफरेंट है। बहुत ज़्यादा टाइट बालों को मेंटेन रखना, कुछ कुछ ख़वातीन जो है ना वो पौनी बांध के सो जाती हैं, उससे उनके फ्रंटल जो ट्रैक्शन एलोपेशिया है वो हो जाता है, ट्रैक्शन एलोपेशिया। तो इसी तरह आप अपने एहतियात के लिए ज़रूर हेलमेट पहने, आप अपनी खूबसूरती के लिए ज़रूर जो है ना आप पौनी बांध दें, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ एवरीथिंग से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी आपसे और भी बात करते हैं, अभी ब्रेक पे जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आऊँगी तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि हर तरह की ट्रीटमेंट जो है हर जिल्द के लिए मौजू होती है या नहीं, सूटेबल है या नहीं, और हर एज में कराई जा सकती है, सब आपसे जानते हैं। लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी ब्रेक से आ गए वापस, आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। डॉक्टर बिलाल शम्स हमारे साथ हैं और अब इनसे पूछ रही थी कि खूबसूरती जो है और ख़ासतौर से ट्रीटमेंट जो है एजिंग के हवाले से अगर बात करूं या वैसे ही करूं ओवरऑल, तो क्या हर एज में हर ट्रीटमेंट करवाई जा सकती है? देखिए मानूर, हर एज ग्रुप के अपने अपने इश्यूज़ होते हैं। जैसे आप टीन एज की बात करती हैं तो टीन एज में आपको पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली उन बॉयज़ और गर्ल्स को जिनका स्किन ऑयली होता है, ये जो फैमिली हिस्ट्री जिनकी होती है। इसके अलावा मिडिल एज के अपने प्रॉब्लम्स हैं और ओल्ड एज के अपने। तो हर एज ग्रुप के अपने अपने इश्यूज़ हैं। कुछ इश्यूज़ क्लिनिकल हैं, जैसे आप इचिंग वगैरह बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है, एटॉपिक डर्मेटाइटिस वाले बच्चों को, एलर्जीज़ और ये चीज़ें। जबकि एक्नी जो है ना वो आप उसको क्लिनिकल इशू भी कह सकते हैं और कॉस्मेटिक इशू भी कह सकते हैं। और मिडिल एज के अंदर फिर चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल आना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स और इसके अलावा छाइयों का आ जाना चेहरे के ऊपर, पिगमेंटरी प्रॉब्लम्स। तो ये वक्त के साथ साथ आपकी ट्रीटमेंट चलती है, लेकिन आपको इसकी अवेयरनेस होना ज़रूरी है। और मिडिल एज में फिर आपके जो स्किन के जो कंटोरिंग इश्यूज, चेहरा लटक गया, रिंकल्स आ गए, बाल गिरना शुरू हो गए, इसके अलावा आपका डबल चिन आना शुरू हुआ, आपके चीक्स खाली हो रहे हैं, आपके टेयर ट्रफ्स बन रहे हैं, आंखों के नीचे गड्ढे बन रहे हैं क्योंकि फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन होती जा रही है, आपका जॉ लाइन उस तरह का शार्प नहीं है जैसे पहले था, आपके नेज़ोलेबियल फोल्ड्स बन जाते। तो ये सारे इश्यूज जो है ना ये टाइम के साथ और केस टू केस वेरिएशन भी बहुत है। आप एक ट्रीटमेंट सबको ना यूनिवर्सली नहीं सजेस्ट कर सकते। सही, बिल्कुल आपने सही बात। डॉक्टर साहब, क्या चेहरे तक की खूबसूरती महदूद है? क्या सिर्फ चेहरे खूबसूरत नजर आए अच्छा है उसी की ट्रीटमेंट करवाएं, या ओवरऑल आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, चेहरा आपकी बॉडी का आईना है, आपके इनर हेल्थ का आईना है। आपकी इनर बीइंग भी ना वो हेल्दी होना चाहिए। आपका सब कुछ आपको हर साल में जो है ना अपना एक चेकअप, या जब आप बॉडी के अंदर कोई चेंज फील करने लग जाएं तो कंसर्न्ड जो डॉक्टर है उसके साथ राब्ते में रहना चाहिए। इसके अलावा एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, उसका असर आपकी पूरी बॉडी पे होता है, आपके फेस पे उसका भी असर होता है, आपके बालों पे भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये जुड़ी हैं एक दूसरे के साथ। यानी डॉक्टर साहब का कहने का मकसद है कि अगर हमें कोई मसला होता है, कोई बीमारी होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों ना हम साल में एक दफ़ा स्किन के डॉक्टर के पास भी चले जाएं, एस्थेटिक फिजिशियन के पास भी चले जाएं, ताकि हमारी ट्रीटमेंट हो सके, वो बता सकें। जैसे एक कॉलर ने कॉल की थी ना कि मेरी स्किन मोटी हो रही है, टाइट हो रही है। अब उस मोटापा, वो जो स्किन मोटा हो रहा है और जो टाइट हो रहा है, उसके पीछे भी बैकग्राउंड में बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। वो तो बाद में पता चलेगा जब उनके इन्वेस्टिगेशंस होंगे कि क्या कोई मेटाबॉलिक इशू चल रहा है, क्या कोई बैकग्राउंड में कोई और प्रॉब्लम चल रही है। तो ये कभी कभार आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आप अगर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे वो कभी आपको गैर जरूरी ट्रीटमेंट्स का नहीं बताएगा। लेकिन अगर किसी क्वैक, मैं भी एग्री करूंगी, आप किसी क्वैक के पास जाएंगे या ऐसे लोग जो अपने आप को एस्थेटिक डॉक्टर्स कहते हैं और वो होते नहीं है, और वो कहते हैं फिर ये भी करवा लें, आप ये भी करवा लो, ये पैकेज है हमारी तरफ से, ये पैकेज है, आपको मुख्तलिफ चीज़ों में फंसाना, मेरे ख्याल से ये मेडिकल एथिक्स के ख़िलाफ़ है। मैं अपने मरीज़ों पे एक एहसान ज़रूर करता हूँ।
एक नेकी मेरी तरफ से ज़रूर होती है कि मैं उनको गैर ज़रूरी ट्रीटमेंट से बचाता हूँ। मैं उनको ये कहता हूँ, मैंने आपके साथ ये नेकी नहीं की कि आपका ये ट्रीटमेंट कर दिया, बल्कि ये नेकी कर दी कि आपका फलान, आपके दिमाग में जो फलानी गैर ज़रूरी चीज़ जो आपको सोशल मीडिया से मिली है, जो आपको सोशल मीडिया से जो आइडिया मिली है, वो जो आप मेरे पास आए उसके मैंने उससे बचाया आपको। तो अनएथिकल ट्रीटमेंट्स, अननेसेसरी चीज़ें, ये क्वालिफाइड बंदा ही उससे आपको रोक सकता है। सही। डॉक्टर साहब, नौजवान जो हैं, ख़ास तौर से हम नौजवानों का इसलिए मैं घड़ी घड़ी जिक्र करी हूँ कि नौजवान ही हैं जो भी आपने कहा ना 20 से ही सब कुछ शुरू हो जाता है, एजिंग आना शुरू हो जाती है, आपको ट्रीटमेंट करवानी चाहिए, कभी उससे पहले से भी हो जाती है, कभी उससे पहले टीन एज में भी हो जाता है। तो कौन सी ऐसी गलती जो आपको लगता है सबसे बड़ी गलती है जो नौजवान कर रहे हैं आजकल के, जो आपके पास जब आते हैं तो क्या आप देखते हैं इसमें? देखिए, ज़िंदगी की परेशानियों के साथ साथ, अपने कैरियर बनाने के साथ साथ, आपकी जॉब, आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके साथ साथ अपना आप बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। आपको अगर ख़ुद से लगे कि आपके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आ रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, जो आपके कुलीग्स के अंदर नहीं है, जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जो कि इरेगुलरिटीज़ हैं, तो आप अगर थोड़ा बहुत अपने जेब के हिसाब से आप अगर मेंटेनेंस करते रहा करें तो ये आपके लिए लाइफ टाइम अच्छा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अपना आप अच्छा लगेगा, आपको एक साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस मिलेगी, एक खुशी मिलेगी जो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी प्रोग्राम शुरू हुआ था तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब ये जब अच्छा लगता है, जैसे आपको किसी ने पहले देखा और बाद में आपको देखे और क्या आपके अंदर चेंज आया लेकिन पॉजिटिव वाला, तो वो आपको अच्छा लगता है, आपका खुद भी और दिल चाहता है कि अपने आप को और ग्रूम करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने इतना अच्छा हमें सजेस्ट किया, खासतौर से हमारे यंगस्टर्स को आपने गाइडलाइन दी कि किस तरह अपना ख्याल रखें। और यहाँ आपको कहेंगे आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।